सियासती खबरों, सकाफती गीतों, सुरों और धुनों का तर्जुमान। कश्मीर न्यूज पर देखें सियासी, समाजी, मुआशी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात के प्रोग्राम और बाखबर रहें कश्मीर के हालात से। इंतबा कश्मीर न्यूज HD रियासत के हर बेजुबान तबके की तर्जुमानी करता है। कश्मीर न्यूज जो कि इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी पर यकीन रखते हुए बैनुल-अक़वामी तौर पर मंजूर और तस्लीम शुदा हक के इजहार राय का पासदार होने के साथ साथ ये वाज़ेह करता है कि इदारा किसी भी शो में होने वाली गुफ्तगू या इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का जिम्मेदार न होगा। कश्मीर में आंसू, लाशें और खून क्यों? तामीरो तरक्की के मसाइल क्यों? बेरोजगारी क्यों? कत्लो गारत क्यों? बेहिसी क्यों? करप्शन क्यों? देखते रहिए जलते चनार इजाज शायद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम की इब्तिदा रब्बिल जलाल के बरकत नाम से करते हैं। लाखों और करोड़ों दरूद हो नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। नाज़रीन, जलते चिनार प्रोग्राम के साथ लंदन से इजाज शाहिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन मुहिम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और हर पार्टी जो है वो अपना पावर शो जो है वो कर रही है। आज हम देखेंगे ज़िला बाग के अंदर, जो कि गुज़श्ता दिनों से एक बड़ी ही सुर्खियों का वो मरकज़ बना हुआ है ज़िला बाग, और उसके तीनों हलके जो है उसके अंदर कांटेदार मुकाबले भी हो रहे हैं, पावर शो भी आज हुए हैं और गुज़श्ता दिनों में मुसलसल ड्रामाई तब्दीलियाँ भी उसके अंदर देखने को मिल रही हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि दूसरी तरफ इस कंट्रोल लाइन की दूसरी तरफ एक जुल्म और तशद्दुद का एक सिलसिला जारी है और इस यहाँ जो कुछ हो रहा है इसके असरात पार वाले कश्मीर में क्या होंगे उसको भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मेरे साथ सरफराज तराबी साहब यूएई से, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के यूएई से। इसी तरह से इमरान मुगल साहब बाग से मेरे साथ होंगे, जो कि बानी सदर हैं ISF के। इसी तरह मुबशर इलियास साहब वो भी प्रदेश से ही होंगे, ये रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। और इसी तरह से मेरे साथ सरदार फुज़ैब साहब होंगे, जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं JKPSF की। तो इन तमाम दोस्तों से हम आज की सूरत हाल और इलेक्शन की मजमूई सूरत हाल पर हम डिस्कस करेंगे और बगैर किसी लंबी तमीद के मैं उनकी जानब जाऊँगा, खुश आमदीद भी कहूँगा और अपने इस गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। थोड़ा सा आप नाज़रीन के लिए ये कि कमेंट्स की शक्ल में हमें आप पूछ भी सकते हैं सवालात, और इस प्रोग्राम को आप अपनी अपनी टाइम लाइन पर ज़रूर शेयर करें ताकि आज के इस पैगाम को जो कन्फ्यूजन है मुख्तलिफ हवालों से वो भी दूर हो सके। तो इसके साथ मैं अपने मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। बशर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। अच्छा, बाकी मेहमान मेरे ख्याल में जो बाग से हैं उनका नेट का इशू ये रहेगा, आते जाते रहेंगे। तो मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करूँगा क्योंकि आप अवेलेबल हैं। मुझे ये पिछले दिनों जो देखने में आया, दोनों बड़ी पार्टीज तहरीक इंसाफ का परसों था और आज जो है वो मुस्लिम लीग के नून का जो है ना पावर शो हुआ। तो इस पावर शो को देखते हुए मुझे आप बताएं कि बाग शहर बनीगाला के हवाले हो गया या रायवेंड के हवाले हो गया, किसकी तरफ आपकी राय क्या है? बाग शहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इजाज़त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि बाग शहर किसी के हवाले नहीं हुआ, बाग शहर बाग वालों के पास ही है। तो बागी इतना जल्दी किसी के हवाले नहीं करते कुछ। दूसरी बात यह है कि जो प्रोग्राम हुआ है बाग में PTI का, वो सिर्फ बस्ती और शर्की का नहीं हुआ है, बल्कि बस्ती, शर्की, गरबी और हवेली का प्रोग्राम हुआ है वहाँ पे। और आप कह सकते हैं कि मुजफ्फराबाद से भी लोग आए हुए थे
तो और ये इतना बड़ा पावर शो नहीं था जितना मीडिया के जरिए बताया जा रहा है, तो उस हवाले से ये बड़ा शो नहीं था। और दूसरी बात थी, दूसरा मुस्लिम लीग नून का जो आज प्रोग्राम हुआ है, तो मुस्लिम लीग नून का भी हाई स्कूल का ग्राउंड छोटा सा है, और खटाना साहब भी थे वहाँ पे, मुश्ताक मनाज साहब सिटिंग मिनिस्टर रहे हैं, तो उसके बावजूद इतनी बड़ी गैदरिंग वो जमा नहीं कर पाए। तो दोनों बड़ी जमातें इस वक्त जो है तो लूज पोजीशन में जा रही हैं, विनिंग पोजीशन में नहीं जा रही हैं। मुश्ताक मनाज साहब खास करके उन्होंने बहुत लूज किया है, और वो इस टाइम तीसरे और चौथे नंबर पे हैं, और तनवीर इलियास साहब फिलहाल तक तो तीसरी पोजीशन पे हैं। मैं आपके इस तरफ ज़रूर रहूँगा, और आखिर में हम सरफराज साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं उनका एक गैर जन्मदार तजिया भी हम लेंगे। इमरान मुगल साहब, आपसे मैं सवाल करूँगा कि थोड़ा सा हमें बताएं कि जिस तरह से मुबशर साहब से मैंने सवाल, वही सवाल मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों पावर शो हुए, कबल इसके कि इनके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ इतना सवाल है आपका कि इन दोनों पावर शो को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि बाग जो है वो लाड़काना की तरफ गया, रायवेंड की तरफ गया, या बनी गला की तरफ जाएगा? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया के न्यूज़ HD के टीम का कि आपने मुझे मौक़िफ़ के लिए लिया PTI की तरफ से। मैं इस पे इतना कमेंट करूंगा कि पहले तो आप जो हमारा वेन्यू था उसको आप उठा के देख लें। हमारे वेन्यू और ये इनके वेन्यू में ज़मीन आसमान का फर्क था। यानी कि इनके वेन्यू शमसी स्टेडियम आप उसको उठा के देख लें और इनके वेन्यू को देख लें, इनका वेन्यू 10वां हिस्सा भी नहीं बनता। तो माशाल्लाह एक बेहतरीन क्राउड था हमारा, बेहतरीन चार्ज क्राउड था, और जितने लोग हमारे स्टेडियम के अंदर थे उससे दुगने लोग हमारे बाहर थे, क्योंकि आपको पता है एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसको देखते हुए आप ये नतीजा अखज़ कर लें कि तनवीर इलियास साहब चौथे नंबर पे है या 5वें नंबर। जी सरदार फुज़ैल साहब, मैं यही सवाल आपसे रिपीट करूंगा कि ये जो पावर शो हो रहे हैं, मैं तो आपका अभी PP का उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का आपने पावर शो देखा, तो क्या कहते हैं, जनरल तबसरा क्या होगा आपका? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी पार्टी की नुमाइंदगी का मौका दिया। मैं आपके सवाल को 2 पर्सपेक्टिव में रिस्पॉन्ड करूंगा। पहला तो ये है कि बाहैसियत एक सियासी पार्टी के कारकुन और बाग का शहरी, रियासत का शहरी, मैं ये समझता हूँ कि हम जिन बुनियादों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, आवाम उसकी तरफ टेंड करेगी। वो किसी मरूशियत की मजावरी नहीं है, वो किसी भी तरफ झुकाव नहीं है, इसके बल्कि हमारा जो नारा राय शुमारी का है, हम इस पे पुरुमीद हैं कि आवाम इस दफ़ा राय शुमारी की नारे की तरफ जाएंगी। सेकेंडली, अगर हम ग्राउंड पे देखें, फिगर और फैक्ट्स को सामने रख के देखें, तो जो PTI का जलसा शमसी स्टेडियम में हुआ है, एक तो वो ग्राउंड तक वो जो उसकी मैनेजमेंट थी, एक तो वहां से सारी चीजें सामने आ जाती। दूसरा, आप इन दोनों जलसों का कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि एक जलसे में मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, तमाम इख्तियारात का जो सेंटर पॉइंट है, आपकी वफाकी मशीनरी जिसमें यूज हो रही है, पैसा यूज हो रहा है वफाक का, और फिर आप एक गवर्नमेंट बनाने का दावा लेके आए थे, उसके बावजूद लोगों ने रिजेक्ट किया। PTI का जलसा अगर आप कोई भी गैर जानिबदार इंसान से या किसी भी तजियाकार से पूछेंगे तो वो कोई इफेक्टिव जलसा नहीं था। इसके बरक्स जो आज मरियम नवाज का जलसा मुस्लिम लीग नून का जलसा था, उनके पास कोई हैवी वेट कैंडिडेट दोनों हल्कों में मौजूद नहीं है। एक वो कैंडिडेट हैं जो 4000, 5000, 6000 पे खेल रहे हैं, और LA 16 शर्की बाग से जो इनके कैंडिडेट हैं वो पार्टी में तकरीबन 1 महीना हुआ है उनको आए हुए, यानी वो जिस दिन शामिल हुए उसी दिन इनको टिकट जारी किया गया। इसके बावजूद वो आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हुए हैं। ये दोनों शोज कंपेरेबल नहीं है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा रहता है, इस दफा मैं ये समझता हूँ कि हल्का शर्की बाग में, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PTI का मुकाबला है, तो जब ये पीपल्स पार्टी का जलसा होगा 23 तारीख को इंशाल्लाह, तो उसके बाद सूरत सबके सामने वाज़ेह हो जाएगी। मैं सरफराज साहब आपका गैर जन्मदाराना तजिया इस जलसे के हवाले से लेने से पहले मैं दोनों जलसों की क्लिप में शो करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे तबसरा लेने की कोशिश करूंगा। पहले मैं तहरीक इंसाफ का जो जलसा था वो कोशिश करूंगा कि आप देख सकें, और उसके बाद आज जो है मुस्लिम लीग नून का। यहाँ आज़ाद कश्मीर में चूँकि आप हमारे कायदे पाकिस्तान यहाँ मौजूद हैं, LOC के उस पार भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ बैठे हैं। LOC के उस पार
के लिए पैगाम है कि हमारे मुल्क की तरफ बद नज़र से देखना छोड़ दो, वरना 24 मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वहां को दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी सरफराज साहब, आपको कौन सा क्राउड ज्यादा चार्ज या क्या आपका तबसरा है, गैर जानबदाराना तबसरा क्या है आपका? दोनों मैंने रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एजाज शाइक साहब आपका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में लाइव लिया। दूसरा यह है कि आपने जो ये सोशल मीडिया के हवाले से जो अपने चैनल का इनेकाद किया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी जा रही है और इसके व्यूज में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। दूसरा, पीटीआई के जलसे और नून लीग के जलसे की तरफ आऊँगा। मैं सबसे पहले तो पीटीआई के जलसे के हवाले से ये कहूँगा कि जो पीटीआई का जलसा था, मैं मतलब किसी भी पार्टी से हट के, यानी बिला किसी तासब के या फिर किसी एक पार्टी की नुमाइंदगी से हट के मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। जो पीटीआई का जलसा था मेरे हिसाब से, तो इस टाइम तक जो पीटीआई ने हल्का वस्ती बाग में बिलखसूस वर्क किया है, उस लिहाज से पीटीआई का ये जो जलसा है, इसको मैं, यानी मेरे जाती तजिए के मुताबिक इसको मैं कामयाब समझता हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि सरदार सईद चुगताई साहब की एक हादसाती मौत के होने की वजह से सरदार तनवीर इलियास साहब उस तरह वक्त हल्का वस्ती बाग को नहीं दे सके, और उन्होंने जिन लोगों को हल्का वस्ती बाग में जो उनके नुमाइंदे थे या जिनको उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के लिए इंचार्ज या हल्के के नुमाइंदा के तौर पर बेशुमार इलाकों में भेजा था, तो मेरे हिसाब से जो पीटीआई का जो जलसा हुआ है, इसको मैं इस लिहाज से कामयाब समझता हूं कि चूंकि पीटीआई के पास जो इलेक्शन कैंपेन के जो दिन थे वो इंतहाई कम दिन थे। मतलब इससे सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा था सरफराज भाई, वो तो इसके आपकी बात के बरखिलाफ आ रहा है, उसको भी टच कर। जी बिल्कुल। देखें, सोशल मीडिया पे जिस तरह मुख्तलिफ पार्टियां एक दूसरे के अगेंस्ट गुफ्तगू करती रहती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तकरीर शुरू थी, तो उस वक्त भी लोग मतलब क्राउड से निकल के बाहर जा रहे थे। इस तरह की वीडियो मैंने भी देखी, आप सब ने भी देखी। उसकी मेन वजह और मेन रीजन ये थी कि कॉलेज ग्राउंड में क्राउड इतना ज्यादा था कि लोग ये सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके मैं बाहर निकलूं, यानी मैं जितना जल्दी हो सके मैं कॉलेज ग्राउंड से या कॉलेज गेट से मैं बाहर निकलूं, क्योंकि वहाँ पे जो साउंड सिस्टम लगा हुआ था उसकी इतने दूर दूर तक आवाज जा रही थी। जो लोग ग्राउंड में आए थे पहले से, ये मुख्तसरन आप थोड़ा सा इस पे कमेंट, आपके ख्याल में ये है कि पीटीआई का जलसा कामयाब था बनिस्बत नून लीग के? नहीं, नून लीग के हवाले से मैंने अभी बात नहीं किया। मैं पीटीआई के हवाले से आपको ये बताना चाह रहा था। जो मेरा इस पे खुलासा ये है कि जो पीटीआई की जो इलेक्शन मुहिम के जो डेज थे, यानी तकरीबन मेरे ख्याल में 1 माह का वक्त भी उनके पास नहीं था, और एक नए कैंडिडेट सरदार तनवीर इलियास की सूरत में, जिनका हल्के में उस तरह से आप सब समझते हैं कि किसी के साथ जान पहचान या उस तरह की कोई मतलब उनके ताल्लुक वास्ता भी उस लिहाज से नहीं था। उस लिहाज से मैं पीटीआई का ये जलसा जो है उसको मैं कामयाब समझता हूँ। बेशक उसमें 2 या 3 हल्कों से जो हमारे दीगर पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो भी मतलब अपने क्राउड के साथ आए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं सरदार तनवीर इलियास साहब के इस प्रोग्राम को मैं, यानी मेरा जाती तजिया है, ये किसी और का और भी हो सकता है, लेकिन उसको मैं कामयाब समझता हूँ। दूसरा, आज का जो क्राउड था नून लीग का, तो नून लीग का जो आज का क्राउड था वो आप समझते ही हैं कि नून लीग का क्राउड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्राउड था। और उस लिहाज से यानी ये जो हमारा पायलट हाई स्कूल का जो ग्राउंड है ये तो इतना बड़ा नहीं है, इसका कॉलेज ग्राउंड से मुआवजा करना तो मेरे हिसाब से गलत होगा। लेकिन जो उनके पास स्पेस था या जिस ग्राउंड में उन्होंने जलसा किया है उसको भरने में वो कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं है।
दूसरा ये है कि आपको दूसरा इसकी एक बड़ी मेन वजह और रीजन ये भी है कि हमारे जितने भी वफाकी वुज़रा हैं या वफाक से हमारे जितने भी MP MNA जाते हैं, उनको देखने के लिए लोग मुख्तलिफ पार्टियों के, जरूरी नहीं है कि वो कोई नून लीग के इतना बड़ा क्राउड। इसी जलसे के ऊपर 2 सवाल मजीद लूंगा, यानी एक सवाल और फिर उसके बाद 2 सवाल और उसके बाद फिर हम इस जलसे के ऊपर आएंगे जो कुछ इसमें कहा गया। अच्छा बशर इलियास साहब, मैं आपकी जाना पाऊंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 5 अगस्त के फौरन बाद इमरान खान उसी तरह वज़ीर आज़म थे और उनकी अहमियत उसी तरह से थी। बाग इसी ग्राउंड में जलसा हुआ और भरपूर तरीके से हुआ, ना कोई बाग गेट था, ना कोई इस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन इस जलसे में, जबकि ये इलेक्शन मुहिम का बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा था और आखिरी पावर शो था जिसने असरात दिखाने थे, उसमें फिर ये क्या हुआ कि एक 70 फुट का वो लगाया गया, जबकि इस जलसे में अवाम को तो ज्यादा करीब किया जाता है। ये क्या सूरत हाल, इसमें क्या ये PTI के हक में गया या उसकी यानी मुखालफत में गया? दूसरा फिर मकामी, जब हम देखते हैं कि वहाँ मकामी क़यादत उस तरह से हमें ना तो स्टेज पे कंट्रोल करते हुए नजर आई, या ये PTI का वैसे ही वो जो फैसल साहब हैं हर जगह वो करते रहते हैं, तो आज़ाद कश्मीर में भी हुआ। इसके क्या प्लस माइनस आप देख रहे हैं इंतजामी लिहाज से? और ये सारा यार भाई, इंतजामी लिहाज से मैं समझता हूँ कि PTI की मिसमैनेजमेंट है और नून लीग की भी है, क्योंकि जब एज आ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज साहब गए थे तो आज़ाद कश्मीर की सारी क़यादत तकरीबन वो नीचे बैठी हुई थी बमा फारूक हैदर साहब, और इस वक्त थोड़ा ये इजाफा हुआ कि तनवीर इलियास और जो कैंडिडेट से मजीद उनको ऊपर बैठाया गया स्टेज पे, तो ये सिक्योरिटी इशूज भी हो सकते हैं। इस बात पे क्रेडिट देना चाहिए, बार क्या मैं क्रेडिट देता भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि जब ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बाग गए थे तो पूरी क़यादत जो है तो वो स्टेज के ऊपर मौजूद थी। तो उसका मेरे ख्याल में एक बुनियादी फैक्टर ये भी आप कह सकते हैं कि एज हासिल है सरदार कमर उस्मान साहब को कि उन्होंने जो सियासत शुरू की पीपल्स पार्टी से, जब वो जीत के पीपल्स पार्टी में आए तो उस वक्त से लेके आज तक वो पीपल्स पार्टी में रहे और उनके अंदर एक ठहराव था। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट भी है और एक आप कह सकते हैं शाहाना अंदाज भी आप कह सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी रिस्क कह सकते हैं। तो इस वजह से एक तो यहाँ पे एक नुकसान भी है और फायदा भी है। एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने ये शायद ये सोचा हो कि जब हम स्टेज पे लोगों को लेके आएंगे तो क्या पता 2 को लेके आएंगे, 4 को लेके आएंगे तो 4 नाराज हो जाएंगे, 8 को लेके आएंगे 2 और नाराज हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम सबको ही नीचे रखें ताकि कोई किसी का गिला शिकवा ही ना रहे। तो एक तो ये प्लस पॉइंट उनके लिए हो सकता है। लेकिन जो लोग जो शामिल हुए हैं, जो पुरानी PTI के लोग थे और नए PTI के लोग थे, तो पुरानी PTI के लोगों को बड़ी तनकीद का भी निशाना बनाया गया। जो वकास नसीम साहब बिलखुसूस हैं, बेगम कर्नल नसीम साहिबा हैं और जो दीगर लोग शामिल हुए हैं, वो ज़ाहिर है वो नीचे बैठे हुए थे। तारिक इकबाल साहब भी नीचे बैठे, बल्कि वो तो मुझे नजर ही नहीं आए। तो ये इनको मेरे ख्याल में इनको नुकसान होगा इस चीज़ का, क्योंकि उन लोगों को तनकीद का भी सामना करना पड़ा है। तो इस हवाले से भी प्लस पॉइंट हो सकता है कि भाई अगर वो स्टेज पे लेके जाते तो जाहिर बात है आधा प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, रश ज्यादा है, कुछ भी मामला हो सकते हैं। अगर कुछ लोग रह जाते हैं तो फिर वो नाराजगी का बायस बन सकता है। जी इमरान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंतज़ामी लिहाज से कुछ इस तरह की चीज़ें भी सोशल मीडिया पे आई इस जलसे के हवाले से कि आपका साउंड सिस्टम ही ठीक नहीं था, आवाज़ पीछे तक लोगों तक नहीं आ रही थी। तो ये इंतज़ामी लिहाज से इतना इम्पॉर्टेंट जलसा जो है किस तरह से ये बद इंतज़ामी का शिकार हो सकता है? और ओवरऑल जो है वो यानी ये जो चीज़ें थी ये तो मिनिस्टर बनने के बाद की जाती हैं, वॉक ओवर और ये वो, इस वक्त अवाम को करीब करने का मौका था, तो आपके इस इक़दाम ने अवाम को दूर कर दिया। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि इंतजामी लिहाज से कोई इस तरह की कोई फ्लास थे। आपको पता है एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, उससे हट के हमारे जलसे हो रहे हैं। तनवीर इलियास बाग में मौजूद है, वफाकी वुज़रा बाग में मौजूद हैं, लेकिन आप मुझे कोई एक जलसा बताते हैं कि जिसमें जो तो अवाम को 70 फुट दूर रखा गया हो, या मतलब जो है तो कोई ज्यादा डिस्टेंस रहा हो अवाम और हमारे वफाकी वुज़रा या हमारे जो नुमाइंदे। लेकिन आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। अब उसकी बात है, उनका सिक्योरिटी स्टाफ 1-2 दिन पहले आ जाता है, वो जायजा लेता है और उसके बाद वो अपने हिसाब से अरेंजमेंट्स करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो रिसेंटली 1-2 वाकयात हुए, जिस तरह मतलब आप ये देख लें शिकार में हमारे साथ जिस तरह हुआ कि हम पे मतलब पत्थर बरसाए गए, डंडे, वो मतलब डंडा बरदार लोग थे,
और उनमें से एक जो बंदा पकड़ा गया वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK का जो था, वो मतलब स्टाफ मेंबर था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के स्टाफ का बंदा, वो पकड़ा गया। तो आपको पता है आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट अभी भी जो इंतजामी मशीनरी है वो फारूक हैदर साहब के नीचे है। तो इस जमाने में अगर कोई कोई इस छोटा सा भी वाकया हो जाता तो वो तो मीडिया के हेडलाइन बनता, इंडिया उसको उछालता, आपकी बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो चीज हाईलाइट होनी थी। तो मेरे अपने सब इससे मादी की भी मिसालें हैं। आप देखें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब मुजफ्फराबाद आए तो वो बुलेट प्रूफ शीशा लगा, वो बिल्कुल इससे भी दुगना वो जो दूरी पे स्टेज था अवाम और मतलब स्टेज का जो फासला था। तो मैं नहीं समझता ये प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल हैं। और ठीक है कि मतलब अभी हम इतने लोग सिविलाइज नहीं है, अभी वो मतलब एक टाइम लगेगा। बागी वुज़रा कश्मीर में मुदाखलत कर क्यों रहे हैं, उनको क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, ये कोई पहली दफा ये कोई शुरुआत नहीं है, ये मादी की मिसालें आपके सामने थे कि नून लीग के वुज़रा जो बर्जिस ताहिर साहब, मैं इस पे आऊंगा, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट जो है सवालात हैं बशर साहब, मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे बड़े दिलचस्प सवालात आगे भी आएंगे। मैं सरफराज साहब को ले लेता हूँ। ये क्या आप ख्याल करते हैं सरफराज भाई, आपके ये जो जूता गर्दी हुई है उसका कोई खदशा था या क्या वजह थी? जी बिल्कुल एजाज साहब, इसमें यह है कि जो मैंने महसूस किया है वो तो यही है कि ये सिक्योरिटी रिस्क की वजह से 70 फुट यानी स्टेज को स्पेस के तौर पे क्राउड से दूर रखा गया है। इसकी एक मेन वजह ये भी थी, और दूसरी वजह इसकी ये थी कि 2-3 दिन पहले आपने चिनारी में एक वाकया देखा जिसमें अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर या तनवीर इलियास साहब के काफिले पर पत्थर बरसाए गए और वहां पे हवाई फायरिंग भी की गई। तो मेरे ख्याल से सिर्फ इस वजह से इन्होंने जो पर्सनल जो स्टेज बनाया हुआ था वो मखसूस लोगों के लिए, यानी मखसूस चेयर लगा के वहां पे उन्होंने अपनी बात जो है तो क्राउड तक पहुंचानी थी। इसका जो मेन रीजन है वो सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज था, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रोग्राम के लिए सीटिंग अरेंजमेंट हो रही थी तो पहले दिन आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का स्टाफ का जो जहाज है वो बाकायदा यहाँ पे आके पूरा मायना वगैरह करके, पूरा सर्वे वगैरह करके, क्या गया है इस जलसे का ड्राइंग वगैरह बना के तो उसका पूरी तरतीब दे के तो फिर उसको फाइनलाइज करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यानी बाग जाने का इरादा किया है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक इस जलसे का जो ओवरऑल तासर था वो क्या गया आपके ख्याल में? ओवरऑल इस वक्त जो है ना, आप बेहतर समझते हैं क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का दौर है पूरे आज़ाद कश्मीर में। इस वक्त हर पार्टी का जो छोटा से छोटा कारकुन है या बड़े से बड़ा कारकुन है, उसकी यही ख्वाहिश है कि मैं किसी दूसरे को किस लेवल तक उसको नीचा दिखाऊं ताकि इसकी पार्टी को जो है तो मैं किसी न किसी हवाले से डीरेल करूं, किसी सियासी हवाले से कोई हथकंडा इस्तेमाल करके या किसी भी हवाले से। ये मैं किसी एक PTI के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, इसमें तमाम जमातें शामिल है, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जितनी भी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो हमारी रियासती जमातें हैं या जो गैर रियासती जमातें हैं। दूसरी बात जो आपने एक सवाल किया था दूसरे भाइयों से कि जो हमारे वफाकी वुज़रा हैं वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन उस पर मैं आता हूँ। मैं अभी इसी दोनों जलसे के हवाले से मैं एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको कहना चाहता हूँ कि एक तो ये था कि इमरान खान PTI का जो जलसा हो रहा था उसमें मीडिया कवरेज जो है ना वो रोक दी गई, बल्कि मोबाइल खींचने की वो चीज़ हुई, वो मुकम्मल पाबंदी थी। हालांकि इमरान खान साहब इसको तो वो आज़ादी राय के बड़े हामी हैं, वोकल हैं, इस पर करते रहे। तो इस हवाले से मुझे बताएं। और दूसरी तरफ आप देखें कि नून लीग के जलसे में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई थी। मुबशर साहब इस पे आप तबसरा करें और मेन जवाब तो इमरान मुगल साहब देंगे। देखें जी, PTI वालों का माजरत के साथ मसला ये है कि इनका आज़ादी इज़हार राय जो है तो सिर्फ वही है कि जो इनके हक में हो। तो काफी जाहिर बात है ग्राउंड खाली था पीछे, मैंने भी चंद क्लिप्स देखे वीडियोस, तो पीछे खाली नजर आ रहा था सारा, तो इसलिए ज़ाहिर है उनको अलाउ नहीं किया गया हकायक दिखाने के लिए। तो आपने जब पाकिस्तान का मीडिया देखा होगा तो वहां पे सारी वीडियोस इस अंदाज से चला रहे थे कि जैसे कि वो बहुत बड़ा स्टेडियम जो है पिछले दिनों में जैसे बरतानिया में फुटबॉल मैच हुआ और वो जो स्टेडियम भरा हुआ था, तो वैसे ही जो है ना तो बाग के मीडिया भी दिखाया गया, बाग के मीडिया के अंदर
ये ARY न्यूज तो खैर इनका अपना चैनल है। तो ये मीडिया पे कवरेज जो इनकी है, क्या नाम है उसका, आजादी इजहार राय। आजादी इजहार राय का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि जो बंदा आपके हक में बात कर रहा है तो उसी को ही छूट दी जाए। आजादी इजहार राय का ये मतलब है कि आप उसको मुकम्मल तौर पे आजादी दें कि वो जो बात अपने ख्याल का इजहार करना चाहता है, चाहे वो आपकी हमायत में करता है, चाहे वो आपकी मुखालफत में करता है, तो मीडिया को वहां पे जाने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। उनको आजादी के साथ कवरेज देने का मौका मिलना चाहिए था। वो अपनी राय का इजहार करते, वो हमायत में करते हैं, मुखालफत में करते हैं। तो ये खान साहब ने खुद जो आपने उनकी माशाल्लाह वो वैसे भी मशहूर हैं, जुबान ज़द-ए-आम है यू टर्न के हवाले से, तो जो उनकी जो पूरी एक फिलॉसफी है तो उसकी खुद वो नफी किया है कि भाई मेरी जो बातें हैं तो वो कुछ और होती हैं, तो मेरे जो अमल है तो वो उसके मुताबिक होता है। जी इमरान भाई, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये क्या वजह थी कि मीडिया को रोक दिया गया? मुकामी लोकल, हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से पास भी जारी कर दिए गए थे, और इंतज़ामिया ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो तो साफ़ी जो हजरात हैं उनको छान बीन के हर चीज़ देख के तो वो पास जारी करती है, तो उसके बावजूद फिर उनको गेट से अंदर नहीं जाने दिया। तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे? सर सॉरी टू से, मैं ये समझता हूँ कि तमाम का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इंक्लोयर के अंदर था और वो कवर कर रहा था। पाकिस्तान के तमाम चैनलों पे जो है पूरा जलसा कवर किया गया। मैंने एयरवाई देखा, मैंने 24 HD न्यूज देखा, मतलब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। हाँ, ये है कि जो सिक्योरिटी इंक्लोयर बनाया गया था उसके अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया था। जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं या जो बाकी जो लोकल जो साफी हजरात हैं या उनके चैनल हैं, उनको जो है तो वो जो पब्लिक जो इंक्लोयर था वो वहां से कवर कर रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है कि हम कोई मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया सर नहीं गया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं गया, सिर्फ PTV था, और PTV से मेन स्ट्रीम मीडिया ने सब स्ट्रीम उठाई है वहां से। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं डिफरेंट एंगल से। आप अगर वो सब PTV से लिया होता तो फिर डिफरेंट एंगल और डिफरेंट वो जो आपको व्यू नजर नहीं आता। जैमर लगे हुए थे क्योंकि हम देख रहे थे ना कि राउंड कैमरा है, आप डिफरेंट एंगल से दिखा सकते हैं। टेक्नोलॉजी काफी फास्ट हो गई है। नहीं, वो जब आपको पता है जैमर्स हो तो फिर वो ड्रोन भी नहीं चलते, लेकिन अलोंग दिस साइड 24 HD न्यूज पे मैंने वो पूरा प्रोग्राम देखा, यानी उनका और PTV का जमीन आसमान का कवरेज में फर्क था। इट्स मेन कि मेन स्ट्रीम मीडिया अलाउ था, लेकिन जो लोकल हमारे चैनल हैं आपको पता है कि वो अभी तक उस तरह एफिलिएटेड नहीं है, उस तरह रजिस्टर्ड नहीं है। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए हैं, यही इमरान खान थे 2016 में आए थे, तो तमाम का तमाम मीडिया और ना कोई इस तरह की दूरी थी। लेकिन अभी उसकी बात है, आपको पता है जिस तरह थ्रेट्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, रिसेंटली आपने कल देखा है कि एक वाकया होता है इस्लामाबाद में, ठीक है, मुल्क के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको लेके एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर छोटा सा भी इशू हो जाता आजाद कश्मीर में, वो एक बड़ी वो खबर बनती थी। जी सरफराज भाई, क्योंकि आपका तल्लक मीडिया से है तो मीडिया की कवरेज को स्टॉप कर दिया गया, तो आप इस पे क्या तसरा लेंगे? इसमें मैं तो ये कहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पाकिस्तान से आया था, बिलखुसूस जो TV चैनल, जो सैटेलाइट चैनल या इस तरह के बेशुमार जो केबल्स, और वो तो सारा मीडिया उसको एक पर्सनल गैलरी के तौर पे वहां पे तरतीब करके दे दिया गया था। लेकिन जो हमारी हमारी वहाँ की लोकल जो हमारी डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया या जिनको हम साफी बरादरी कहते हैं, जो अखबारी नुमाइंदगे हैं या इस तरह के लोग हैं, उनको वाकई वहां पे उस मीडिया गैलरी तक रसाई नहीं दी गई है। इसकी मैं इस हवाले से मजम्मत करता हूँ। दूसरी इसमें मैं ये भी कहूंगा कि जो हमारा बाग का जो मीडिया है, फर्ज किया हमारा जो प्रेस क्लब है, हमारे प्रेस क्लब के जो सदर हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं या दीगर मेंबरान हैं, इनको प्रोग्राम से पहले ही इंतजामिया के साथ मामला तय करके अपनी अपनी स्पेस और अपनी तमाम चीजें उन्होंने लेके पहले से रेडी रखनी चाहिए थी। इस हवाले से मैं उनको, प्रेस क्लब वालों को भी कसूरवार समझता हूँ, चूंकि शायद उन्होंने इंतजामिया के साथ इस हवाले से कोई बात नहीं किया, और जो सिक्योरिटी प्लान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है उसको मतलब कामयाब बनाने के लिए जो हमारी बाग की जो लोकल मीडिया है या जो हमारा सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया है या प्रेस है, जो भी है, इस सब को इसी हवाले से उन्होंने, यानी जो उनका पर्सनल जो पाकिस्तान से मीडिया चैनल के मुख्तलिफ नुमाइंदे आए हुए थे, मुख्तलिफ TV चैनल के नुमाइंदे आए हुए थे, और ये भी मैं देख रहा था कि जो
मेन जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी वो पीटीवी न्यूज से चल रही थी और बाकी तमाम चैनल उसके पीछे वो लगा रहे थे अपने टीकर वगैरह। अच्छा, मैं तो इस हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि बिलखुसूस पीटीआई के लिए, जो पीटीआई जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट में आई है तो सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अगर बाद में सोशल मीडिया या जो हमारा जो लोकल मीडिया है या जो प्रेस है इसको मतलब उन्होंने उस तरह से कवरेज वगैरह करने का अगर इजाजत नहीं दी है तो इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है तो रियासत का एक बहुत बड़ा स्तून होता है। अच्छा, मैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारे सवालात हैं कि जिनको हमने कवर करना है। ओवरऑल जो है ये कि जलसे के ऊपर हमने तजिया किया। अब इन दोनों जलसों में बयानिया जो आवाम के सामने रखा गया वो बहुत बड़ी अहमियत का अमल है। मसलन पहले जलसे में अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ वज़ीर ख़ारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि जब तक इमरान खान है और जब तक जो है ना पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने वज़ाहत दी, एक तरह की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि कश्मीर का सौदा नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ अमली हक़ाइक़ जो हैं वो ये है कि जब हम वो दुबई या किधर मीटिंग हुई थी उसमें जब ये वहाँ एलामिया इंडिया और पाकिस्तान ने जब किया तो उसमें यह कहा गया कि आइंदा हम अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी नहीं होने देंगे। इट मीन्स कि ये तस्लीम हो गया इंडिया की तरफ से जो इल्ज़ाम था कि दहशत गर्दी हो रही है इधर से। तो ये बयानिया जो है एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब का ये वजाहत, फिर इमरान खान का कि हम ये करेंगे और वो 5 अगस्त वाली तकरीर का भी वो सारा दोहराना, और दूसरी तरफ आप देखें आज नून लीग के जलसे में जो बयानिया दिया गया कि कश्मीर का सौदा हो चुका है और कश्मीर को बचाना है और ये इलेक्शन जो है शनाख्त का मसला है। तो इन दोनों बयानिए को मुबशर साहब आप किस हैसियत से देखते हैं? ये आप तीनों से मेरा सवाल होगा कि इन दोनों जलसों में जो बयानिया दिया गया है, एक तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि इस तरह का हम न सूबा बनाने जा रहे हैं, न कोई कश्मीर के ऊपर हमने कंप्रोमाइज़ किया है, दूसरी तरफ से ये है कि ये सूबा बनाने जा रहे हैं और वहाँ नारे लगवाए गए कि सूबा नहीं बनने देंगे। और तो ये क्या सूरत हाल है और लोग जो है इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि असल एक्चुअल सूरत हाल क्या है इस वक्त? एजाज भाई, खान साहब के माजी को सामने रखते हुए अगर बात की जाए तो ये इस बात में को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती कि खान साहब जो कहें कि ये मैंने नहीं करना है तो समझ लें कि खान साहब वो फैसला कर चुके हैं। खान साहब ने अगर कहा है कि सूबा नहीं बनेगा तो वो समझेंगे सूबा बन चुका है कश्मीर के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से देखें, वहां पे जब सूबा बनाने की बात आई तो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग तीनों एक पेज पे थे। यहाँ पे भी जो कश्मीर का फार्मूला है, मुशर्रफ का फार्मूला, उसी को अप्लाई किया जा रहा है, उसी को अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। और बैकडोर ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और पीटीआई ये तीनों एक ही पेज पर हैं। और ये तीनों एक ही पेज पर हैं कि कश्मीर को जो फार्मूला मुशर्रफ ने पेश किया था उसको बस आधा उधर दे दें और इधर दे दें ताकि बंदर बांट करके इसको खत्म किया जाए इस इशू को। ठीक है, ये जो दुबई के अंदर मीटिंग हुई है, खुफिया मीटिंग जो चल रही है, ये इसी का नतीजा है। बाकी जो अभी जाके मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम इसका सौदा नहीं होने देंगे और पीपल पीटीआई जो कह रही है कि हम सौदा नहीं होने देंगे, ये सिर्फ आवाम से वोट बिटोरने के अलावा और कुछ नहीं है कि भाई हम आवाम से हम वोट ले लें। दूसरी बात ये भी है कि जो खबर हमने मेरी नजर से गुजरी है मुझसे कि जो नून लीग है, नून लीग ने कोई ब्रिगेडियर साहब हैं कोई मुजफ्फराबाद से, उनके बरतरफी का मुतालबा किया है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो है इंटरफेयर ना करने का मुतालबा किया है और उस हवाले से कोई डील वगैरह भी चल रही है इनकी। तो इनके ऊपर आप बिल्कुल बेगम हो जाएं कि ये नेल्सन मंडेला का किरदार अदा करेंगे। इन्होंने लेट हो जाना है। सेनेट के अंदर देखें, नेशनल असेंबली के अंदर देखें, कोई भी बिल आया है वैसे ही आपस में दस्तक गिरबा होते हैं, मीडिया के ऊपर बैठ के एक दूसरे को गालियां देते हैं, चोर चोर है और यूटर्न और पता नहीं क्या क्या। जब भी कोई बिल आया है इनके दोनों के मफादात में, कौम के मफादात नहीं, इनके अपने मफादात में, और ये सब तीनों लाइन पे लेके इन लोगों ने वोट दिए हैं। वहां पे एक जमात इस्लामी का अली अकबर चित्राली है, वो जो जिसने मुखालफत की है। कश्मीर के सूबे बनने की बात आई है तो वहां पे भी सिर्फ जमात इस्लामी थी जो खड़ी हुई, चाहे कश्मीर के अंदर या वहां पे, उसने कहा कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे।
उससे कबल आप मुशर्रफ के दौर का उठा के देख लें तो वहां पे जमात इस्लामी के एजाज अफजल साहब थे, जिन्होंने मुशर्रफ साहब को कहा था कि भाई आप कश्मीर के ठेकेदार नहीं लगे हुए, अगर आपसे कश्मीर नहीं संभाला जाता तो आप जाएं, हम अपनी कश्मीर की रखवाली खुद करेंगे। ठीक है, तो अतीक खान साहब वज़ीर आज़म थे, अतीक खान साहब ने 2 लफ्ज मुंह से नहीं निकाले कि भाई ये कश्मीर है, इसकी हैसियत ये मुतनाज़ा हैसियत है, इसको बाढ़ लगा के इसको मज़ीद मुतनाज़ा ना करें, इसको तकसीम नहीं करें। किसी ने नहीं बोला, कोई भी, आप चाहे वो खुद मुताबिक जो कश्मीर की तहरीकें हैं उनके तरफ से भी कोई आवाज नहीं आई, कोई इस किस्म का एहतजाज नहीं हुआ, तो जमात इस्लामी ने आवाज उठाई है। तो बात ये है कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं इनके हवाले से आप बिल्कुल मुतमईन रहें, ये सारे एक पेज पे, ये आप कह रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो ये कर देंगे, या आप समझ लें कि कश्मीर की बंदरबांट हो चुकी है और ये सारे मुतरिक हैं। जी इमरान भाई, आप क्या, जो मैंने ये सवाल किया है कि बयानिया जो दिया गया और वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये हुआ, वजाहत उनको देनी पड़ी कि हमको इस तरह का नहीं होगा, जब हम मौजूद हैं जो है ना वो कश्मीर का सौदा कोई नहीं होगा, और फिर इमरान खान साहब ने आगे चल के कश्मीर के हवाले से बात कही, तो आप क्या कहेंगे? और आज जो मरियम नवाज ने जो इल्ज़ामात आप पे लगाए। सर पहली बात यह है, मैं अपने जमात इस्लामी के प्यारे भाई मुबशर इलियास से, न्यायिक शासकी से मैं इनसे जो है तो इख्तिलाफ करूंगा। पहली बात यह है कि ये 5 साल हुकूमत में रहे, जमात इस्लामी इत्तेहादी रही नून लीग की, और इलेक्शन के बाद इनके पास अगर इन लोगों ने काम किए होते, अगर इन लोगों ने कोई मेगा प्रोजेक्ट किए होते, तो आज इनको बेसलेस एलिगेशन लगाने की जरूरत ना पड़ती। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो बात की गई, ये टोटली ये जो है बेसलेस एलिगेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, उज़्बेकिस्तान में कॉन्फ्रेंस थी, उधर जयशंकर साहब से प्राइम मिनिस्टर ने हाथ तक नहीं मिलाया। अगर हमारे इस तरह बैकडोर कुछ मामला चल रहे होते तो हमें तो इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं थी। और हाल मैं आपको एक चीज और बताऊं, इन लोगों के पास मंशूर नहीं है, इनके पास सिर्फ एक चीज रह गई है जी, इमरान खान कश्मीर का सौदा कर लेगा। अगर इमरान खान ने कश्मीर के सौदे का सोचा या उसको सुबह बनाने का सोचा, मैं पीटीआई का कारकुन हूं, सबसे पहले मैं बाहर आऊंगा, सबसे पहले हमारा रियासती तशाखस है। लेकिन वो क्यों एक तरफ हमारी एजेंसीज, हमारी जो वफाकी हुकूमत है, उनको किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा हुआ कि वो दुनिया को जो है तो वो एक उनको ये प्रोवाइड करते हैं, मौका प्रोवाइड करते हैं कि वो कश्मीर के ऊपर वो आपके पास से तो 4000 मरबा किलोमीटर नहीं संभाला जा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम रियासती तशख़्ख़ुस को ऑन करते हैं, हमारी जो स्टेट है इसकी सॉवरेंटी, इसकी हैसियत वैसी ही बरकरार रहेगी। हाँ, हम एक चीज करें जो ये नहीं कर सके गुज़श्ता 73-74 सालों, हम तशख़्ख़ुस को भी बाल रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान से वो पैकेज लाएंगे कि जो कभी हमने सोचा नहीं होगा। 25 अरब रुपया हमें जो है 70 सालों के बाद भी हमें 25 अरब रुपया मिलता है डेवलपमेंट की मद में। लेकिन आपके सामने हाल ही में तनवीर इलियास साहब और वफाकी वज़रा ने ऐलान किया कि हम जो है तो इंशाल्लाह 5-5.5 अरब का पैकेज लाएंगे, जो तरक्याती, खालिस्तन तरक्याती पैकेज होगा। यानी ये 5.5 अरब, इट्स मीन के आपकी जो 25 साल का जो डेवलपमेंट बजट में रखा हुआ है गंडापुरी साहब ने, वो तो दे दें। नहीं, इससे पहले भी कश्मीर कौंसिल में भी आपको पता होता, कश्मीर कौंसिल होती थी, वहां से आप वफाकी इस तरफ ये इस हवाले से, यानी इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से मैं जरूर इस पर सवाल करूंगा। सरफराज भाई, आप मुझे बताएं कि लेट मी कंप्लीट, ये मेरा भी जवाब पूरा नहीं हुआ। फिर मरियम आती हैं कश्मीर में और वो कश्मीर में आती, उनके पास कोई मंशूर नहीं है, सिर्फ एक चीज है जी कि कश्मीर का सौदागर और कश्मीर को बेचा जा रहा है, कश्मीर का सौदा हो गया। आपने तो साड़ियां भेजी, आपने तो आमू की पेटियां भेजी, जब आप दिल्ली गए और आपने वहां की हुर्रियत की क़यादत से मिलना मुनासिब नहीं समझा, और आज यहाँ पे आप कश्मीर की बेटी बन गई हैं। और वो जो है तो कैलिबरी फंड वाली, आपको पता है ये नानी, वो कहाँ से नवाज शरीफ की तस्वीर उठा के और उन्होंने वो नीलम में लगा दी कि कश्मीर से रिश्ता पुराना है। कश्मीर से आपका रिश्ता क्या है? जब आप हुकूमत में होते हो, आपकी गर्दन में सरिया होता है, तब तो आप कश्मीरियत भूल जाते हो। लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हो, आप करिया गली गली घूम रहे हो कि मैं कश्मीरी हूँ। मैं आप जैसे लोगों को कश्मीरी नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि जब आप जिंदाल को बुलाते हो रायमंड महल में, आपने किसी कश्मीर को वहां पे मदू किया था, तब आपको कश्मीर भूल गया था। जब आप साड़ियों के तबादले कर रहे थे, आमू के तोहफे भेज रहे थे, तब आपको कश्मीर भूल गया था। अब जबकि आपकी हुकूमत कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं कर सकी, कश्मीर के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकी, आपके पास कोई दिखाने के लिए मंशूर नहीं है, सिर्फ एक चीज के कश्मीर का सौदागर है। ये बेस्टस है, मैं टोटली इसको जो है तो कंडम करता हूँ। और मेरे फादल भाई जो है जमात-ए-इस्लामी से इनका ताल्लुक है, अभी तो फिलहाल इनकी समझ नहीं आ रही है। दोनों साथी जो है फुज़ैब साहब और
इनका नेट का कोई इशू है मेरे ख्याल में। चले गए। हम इस प्रोग्राम को थोड़ा मुख्तसर करेंगे क्योंकि हमारा शायद आप दोनों का नेट भी धोखा दे जाए। तो सरफराज भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये दोनों का बयानिया आपने सुना और आम परसेप्शन जो लोगों की है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर या कश्मीर की जो रियासती हैसियत है इस पे आके पाकिस्तान के मसाइल को डिस्कस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पैगाम जो पार कश्मीर की तरफ जाएगा वो अच्छा नहीं जा रहा है। यहाँ इन दोनों बड़ी जमातों ने, हुकूमत ने भी और अपोजिशन की भी जो भी पार्टियां आ रही हैं, इनको रियासत कश्मीर के हवाले से, उसकी तमीर और तरक्की के हवाले से या आज़ादी के हवाले से अपना मंशूर बयान करना चाहिए था और एक दूसरे के कपड़े नहीं धोने चाहिए थे। इस हवाले से आपका, यानी ये जनरल पब्लिक का परसेप्शन है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे एज ए जर्नलिस्ट जो है कि ये इस तरह की बातें जो हो रही हैं, एक दूसरे के इल्जाम, जो पाकिस्तान की सियासत है रियासत कश्मीर के अंदर भी वही चीज़ इस दफ़ा शुरू की गई है, पार क्या इसका मैसेज जो है जा रहा है, आप क्या समझते हैं? एजाज भाई देखें, इस वक्त जो है तो आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें, उनका अपना अपना बयानिया है। कोई किसी का सियासी हवाले से कोई बयानिया है, किसी का किसी हवाले से कोई बयानिया है। बिलखुसूस जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक नून लीग एक बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ बड़ी जमात है, और इन दो जमातों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। तो जाहिर बात है, आप बेहतर समझते हैं कि जब इससे कबल जब नून लीग की गवर्नमेंट थी आज़ाद कश्मीर में, तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कई दफा, यानी एज ए प्राइम मिनिस्टर 2-3 दफा ये जिक्र भी किया है पब्लिकली कि मैं रियासत का आखिरी वजीर आज़म हूँ, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो हमारे कश्मीर के जो अवाम है या जो कूम परस्त लोग हैं या जिनको अपने कश्मीर से प्यार है, उनके दिलों में बहुत सारे मतलब इस तरह की चीजें हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के नून लीग के जो हमारे कैंडिडेट हैं या जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, वो भी मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में ऐसी गुफ्तगू करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान से जो सीनियर लीडर आते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हों चाहे पीटीआई के हों, अगर मुस्लिम लीग नून के आते हैं तो उनका अपना बयानिया होता है। वो बयानिया उनका सिर्फ लोगों को मतलब बेवकूफ बनाकर वोट लेने के लिए मेरे ख्याल में इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह आज आपने देखा कि मरियम नवाज साहब ने बाग जलसे में जिस तरह नारे लगवाए हैं, इस तरह की पोजीशन तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि इस तरह तो पाकिस्तान के किसी लीडर को आज़ाद कश्मीर में एक इंतखाबी मुहिम के जलसे में इस तरह यहाँ पे आके नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा मकबूजा कश्मीर है वहां पे एक गलत असर जा रहा है। ये मैं अपने नाज़रीन के लिए ये बताता, थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को ये सवालात भी आ रहे हैं सरफराज भाई, मैं उनको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम खालिसतन जो है हम सारी जमातों के हम नुमाइंदा लेना चाह रहे थे, लेकिन नेट की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ वो लिखा जा रहा है कि आप बाकी जमातों से भी लेते, लेकिन हमने लेने की कोशिश की है। पीपी के थे सरदार फुज़ैब साहब, लेकिन वो भी नेट की खराबी की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से हमने कोशिश की कि नून लीग का भी कोई ना कोई यहाँ शरीक हो, लेकिन नेट नहीं दस्तियाब, इसकी वजह से वो मसाइल हैं, तो उनका मौका भी हम ज़रूर आइंदा प्रोग्राम में लेंगे। जी तनवीर साहब, आप मुबशर साहब आप आए हुए हैं या क्या आपका ये स्क्रीन काली है? जी मैं आया हूँ जी। ये बात आपने दोनों साथियों की सुनी और आखिरी 2 सवाल अब मैं आप तीनों मेहमानों से करूंगा और इसको वाइंड अप करेंगी। एक जो हमारे इस आज़ाद कश्मीर की जो सियासी एक कदरें थी, कभी भी गालम गलोच या जूता गर्दी या इस तरह के टमाटरबाजी या बदकलामी नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम हमारा जो है ना इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। और दूसरा जी, ये जो इस इलेक्शन के जो ब्रिगेडियर साहब की आपने बात की मुबशर भाई, ये इसकी तरदीद भी आ चुकी है, लेकिन हमने देखा कि अली अमीन गंडापुरी साहब जो हैं वो लोगों को जो है ना वो पैसे देते हुए वो नजर आए। उस हवाले से क्या कहेंगे आप तीनों साथी, ये क्या है और इसमें क्या इलेक्शन के शफाफियत पे जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा? और दूसरी तरफ भी जो मसलन मेन स्ट्रीम जो पार्टियां हैं
बड़े जो सियासी लीडर हैं वो आके इधर बैठ जाते हैं, वफाकी वज़रा भी हैं या पार से जो जितने पाकिस्तान के जो मेन कायदीन हैं, तो क्या ये लोगों की जो राय है, इसको उनकी राय जो है वो उस पर असरअंदाज नहीं हो जाता, और ये फिर इलेक्शन के ऊपर जो है ना, इसको हम कैसे कहेंगे कि ये शफाफ हो रहा है? मुबशर साहब। देखें जी, मसला ये है कि सबसे पहले राय आमा हमवार की जाती है, और दूसरी बात यह है कि हमारा कश्मीर का बिलखुसूस जो हम लोग हैं कश्मीर के, हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन पहले करवाए जाते हैं, उसके बाद फिर कश्मीर के इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो ये आम तासुर दे दिया गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में भी वही गवर्नमेंट आएगी, उसी को लाया जाएगा, चाहे अवाम किसी को भी वोट दे। तो एक ये तासुर है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और हमें ये हमारे जो बाइख्तियार लोग हैं कश्मीर के या पाकिस्तान के, उनको बैठ के ये तय करना चाहिए कि पाकिस्तान और कश्मीर के इलेक्शंस एक ही टाइम पे एक ही डेट पे हूँ, तो इसमें जो शफाफियत है और जानबदारी का जो अंसर है ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वफाकी वज़रा सब अपने अपने हलकों में मसरूफ़ होंगे, तो यहाँ की तरफ किसी को तवज्जो नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो वफाकी वज़रा पाकिस्तान से कश्मीर आते हैं, ये दौर मेरे ख्याल में शुरू हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। उस वक्त कश्मीर कौंसिल ज़्यादा बाइख्तियार थी, फंड सारे कश्मीर कौंसिल के पास थे। मंजूर भुट्टो आपके सामने आया, ये लास्ट इलेक्शन थे जो 2011 में, मंजूर भुट्टो था, ये खुर्शीद शाह था, जितने भी ये लोग आए हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो भी आपके सामने है। चलो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो बयानात लोगों तक पहुँचते रहे। उसके बाद नून लीग थी, हमारी इत्तेहादी थी बदकिस्मती से, तो वो क्या नाम है उसका, बजीज ताहिर थे, और ये बाकी जो लोग थे, ये लोग आए, इन्होंने कश्मीर कौंसिल के फंड का भी इस्तेमाल किया, और उसके बाद कश्मीर में मुदाखलत भी की। उसके बाद अभी पीपीटीआई की आई है, यहाँ पे नून लीग और जमात इस्लामी की जो मुतफिका गवर्नमेंट थी, उसको ये क्रेडिट जरूर दें कि उन्होंने जो कश्मीर कौंसिल के इख्तियारात थे उनको महदूद किया है, जो अपनी कोशिश की है। तो ये होना तो ये चाहिए कि कश्मीर कौंसिल के जो इख्तियारात हैं उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए। मौजूदा जो बजट पेश होने के लिए जा रहा था, उसमें 5 अरब अली अमीन गंडापुरी साहब को दिए गए कि ये अली अमीन गंडापुरी साहब अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। तो वो मर्जी से खर्च करेंगे, तो आपने देख लिया मुजफ्फराबाद के अंदर है या इधर जो है, तो वो खर्च करते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, मसला ये है कि कश्मीर कौंसिल में जो पैसा आता है वो हमारा आता है, कश्मीरियों के फलाह बहबूद पे खर्च करने के लिए, कश्मीरियों की तरक्की पे खर्च करने के लिए आता है, और ये जो पैसा है ये सारा लगाया जाता है कश्मीरियों के ज़मीर खरीदने के लिए, उनके वोटों को खरीदने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं। और पहली बात तो ये है कि ये इस पैसे को ख़त्म कर देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो वफाकी वज़रा कश्मीर आते हैं, क्योंकि हमारे लिए एज आ कश्मीरी पाकिस्तान के तमाम लीडरान हमारे लिए एक जैसे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनको कश्मीर के अंदर इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर कौंसिल का पैसा है, इसको इलेक्शन के दौरान इसको बैन करना चाहिए। तीसरी बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुरी के हवाले से एक्शन भी लिया गया है, उसको फिलफोर कश्मीर बदर भी करना चाहिए। अभी तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे अमल नहीं किया है। तो आपका आखिर कौन सा सवाल था? बस ये इसी हवाले से था कि बाकी लोग भी आ रहे हैं जो, तो क्या ये अवाम की राय को जो है ना मोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है, असरअंदाज नहीं होंगी? असरअंदाज हो रहे हैं। देखें, कश्मीर कौंसिल का पैसा इस्तेमाल करके, वफाकी हुकूमत का दबाव इस्तेमाल करके, पूरी हुकूमती मशीनरी जो आज़ाद कश्मीर की है, लेकिन दूसरी तरफ से तो आपके भी सिराजुल हक साहब भी आ रहे हैं, मरियम नवाज भी इधर है, बिलावल भुट्टो भी इधर हैं, तो वो भी क्या नहीं असरअंदाज होंगे? देखें, वो उन लोगों के पास गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है, वो लोग इस वक्त हुकूमत में नहीं है, चाहे वो बिलावल भुट्टो है, चाहे सराय साहब हैं, चाहे मरियम नवाज है। मरियम नवाज के पास तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की मशीनरी मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तमाम हुकूमती इदारे हैं वो पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहे हैं। जो पाकिस्तान का वजीर आ रहा है उनको बाकायदगी से सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जी, आपका मौका आ गया, मैं इमरान साहब की तरफ जाऊंगा। जी इमरान भाई, एक तो ये अली अमीन पूर साहब के गंडापुर साहब की तरफ से था कि उनकी पाबंदी भी लगी, और फिर भी आखिरी सवाल, आखिरी एक बात में थोड़ा कंप्लीट करूं। जो आपने एक बात की है कि जो हमारा जो इंतशार का जो कल्चर है, मसला ये है कि गाली और गोली का जो कल्चर है,
ये मादरत के साथ हमारे भाई बैठे हुए हैं पीटीआई के, ये इन्होंने दिया है, इनकी पार्टी ने दिया है। इनकी पार्टी के आने से पहले वल्लाह करके कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर सियासत भी होती रही, इख्लाफ भी होता रहा, इख्लाफ राय भी होती रही, लेकिन बड़े महज़ब तरीके से होती रही। इनके लीडर को अल्लाह जिंदगी दे, वो जब से वो आए हैं और इनके मुराद सईद साहब हैं, और ये जो जिनको अभी जूता लगा है, इनको जूता इनके मुंह की वजह से लगा है। वो मुराद सईद साहब हैं, वो उनको भी आप पता है। और दूसरा एक हैं जान अल्लाह को देनी है, शरियार आफरीदी साहब हैं। ये मुराद सईद साहब के 200 अरब डॉलर अभी तक नहीं आए कश्मीर में। मैं होता है अगर मैं उनसे मिलता तो मैं उनसे लाजमी पूछता। मैं अपने भाई से कहूंगा कि वो कभी मिले तो उनसे पूछें कि 200 अरब डॉलर आपके कहाँ पहुंचे हैं, जो थोड़ा जल्दी करें कि 2 साल का अर्सा ज्यादा गुजर गया है। ठीक है, तो ये इनकी अपनी पीटीआई, मैं कहता हूँ कि जो शिद्दत आई है सियासत के अंदर, चाहे कश्मीर की या पाकिस्तान की, वो पीटीआई की एंट्री के बाद आई है। जी इमरान भाई, यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप क्या किस तरह से इस चीज़ का दफा करेंगे, एक तो ये, और फिर उसके बाद मैं आखिरी सवाल आप तीनों से लूंगा। माशाल्लाह जी, इजाज शाह साहब, मुबशर भाई ने जो अंधेरे में जाके बात अच्छी की है, इनकी बात को मैं लेके आगे चलूंगा। एक तो इन्होंने ये बात की है कि आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शन हो ये सेम टाइम पे हो। इससे ये है कि वफाकी हुकूमत का जो एक फैक्टर होता है वो भी नहीं होगा। प्लस जो है तो मतलब आज़ाद पाकिस्तान में जो हुकूमत होती है, अभी उसकी बात है आपके सामने मानी की मिसालें वही आज़ाद कश्मीर में बनती है। ये एक तो ये ट्रेंड मतलब ये खत्म होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत बड़ी रवादारी वाली, बड़ी भाईचारे वाली सियासत थी। मैं बिल्कुल अपने भाई से एग्री करूंगा कि मंजूर भट्टो के टाइम से ये चीज 2011 से ये चीज शुरू हुई। उसके बाद बलजीज ताहिर साहब आए, उन्होंने तो हद ही कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पहाड़ी बकरा कहा सबके सामने वो चीज। फिर जो इलेक्शन में आपको पता है कि आपने डोडियाल वाले वाकये का जिक्र किया, अमीन गंडापुर का, मैं खुद इसकी मजम्मत करता हूँ। अगर वो इलेक्शन कमीशन में मामला, वो अपने आप को वहां से क्लियर करवाएं। अगर जो उनने किसी को दूस रिश्वत अगर इस तरह की चीज दी है तो बिल्कुल मैं इस चीज को जो है इंडोर्स नहीं करता, बल्कि इसको कंडम करता हूँ। चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हूँ, चाहे सरदार कमर जमान साहब हूँ शर्की में, जो उनने बेड़े खरीदी थी, जो उसके पैसे दे रहे थे, मैं इसको कंडम करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि आज आपने देखा होगा कि हमारे हल्के में एक एक्स मिनिस्टर, पर मौजूदा मिनिस्टर, उनकी टर्म खत्म हो गई है, अलग बात है, काले पाइप, उनकी एक गाड़ी पकड़ी गई है, काले पाइप बनी बनासा जा रहे थे। किसके लिए जा रहे थे, किस मौके पे जा रहे थे? इलेक्शन कमीशन ऑफ आजाद कश्मीर टोटली फेल हो चुका है। आज भी हमारे एक मेंबर को सोशल मीडिया पे आपको पता है वो खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो मुलाजमीन के हवाले से जो पोलिंग हुई, दर्जनों बार के लोगों ने और जिम्मेदार लोगों ने पोस्टें की, लेकिन सिर्फ एक बंदे के खिलाफ जो है तो वो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई, बल्कि उसको नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसके खिलाफ जो है तो कार्रवाई करने का कहा। वो फैसल महसूद जो पीटीआई बस्ती का तर्जुमान, आपको दर्जनों बाकी नहीं नजर आते उसमें नून लीग। जी जी, वो सबका नून लीग के तर्जुमान थे जो नहीं फैसल महसूद है पीटीआई के तर्जुमान। आज साहब कानून लेके वो हो सकते हैं, तो इस तरह तो काफी सारे लोगों ने पार्टियां चेंज की। अब तो आपके भी इंशाल्लाह मामला फाइनल हो रहे हैं, इंशाल्लाह आप हमारे इत्तेहादी होंगे और ऐन मुमकिन है कि हम अगली बार आप हमारी गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हो। खैर अगर आप किसी गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं किया, नहीं आप नून लीग के देखिए ये बात कहीं और किसी और तरफ निकल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कश्मीर का जो सियासी माहौल था बड़ा भाईचारे वाला, बड़ी रवादारी वाला माहौल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सारी साइड से, मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, हर तरफ से गोलाबारी हो रही। कश्मीर पहचाना जाता था अपनी मेजबानी से, अपने कल्चर से, अपनी वो जो रवादारी थी, जो भाईचारा था, मेहमानों को वो जो इज्जत देते थे। आप देख लें आज का जलसा, आप कह रहे हैं कि माशाल्लाह अच्छा जलसा हुआ है, मैं उसको बिल्कुल इनको अप्रिशिएट करता हूँ नून लीग वालों को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पीडीएम है, नून लीग से ज्यादा बाग में पीडीएम बन चुकी है। आप वहां पे ये उठा के देख लें, जूम करके देख लें आज के जलसे को, वहां आपको नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी नजर आएगी। नहीं तो हमें पता नहीं है, नून लीग को तो पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हमारे एरिया में। आपको पीटीआई के लोग ज्यादा थे, बल्कि वो पीटीआई के लोग ज्यादा गए हुए थे नवाज शरीफ की मोहब्बत में। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें पता है जलसा कौन आपने इमरान भाई आपने बात मुकम्मल कर ली, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम हमारा बिल्कुल थोड़ा रह गया है, 2-3 मिनट रहते हैं। आखिरी सवाल में लूंगा सरफराज भाई से, इस सवाल के ऊपर रिस्पॉन्ड मैं चाहूंगा। सरफराज भाई, ये जो माहौल आप देख रहे हैं
चाहे किसी की जनाब हम किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं इसको लगाते। तो ये माहौल जो जन्म लिया है आज़ाद कश्मीर में, इस माहौल के हवाले से, फिर इलेक्शन के शफाफियत के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या होने जा रहा है और इसका क्या होगा, आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के ऊपर क्या होगा इसका असर? इसमें देखें ना, इसमें जो हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर है, ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कौन क्या कर रहा है। अगर एक हमारे अली अमीन गढ़ापुर साहब वफाकी वजीर मतलब कैमरे के सामने अगर किसी कारकुन को या किसी भी शख्स को वो हाथ में ऐसे रकम पकड़ा रहे हैं, तो ये तो सरासर इलेक्शन एक मतलब उसमें ये आप कह सकते हैं कि धांधली कह सकते हैं, या फिर इसको जो भी नाम आप दे सकते हैं, ये इंतहाई गलत कल्चर है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन के मेरे ख्याल में 1 महीना कबल ही तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी जो कैंडिडेट है या फिर कोई भी पार्टी का जो रहनुमा है वो किसी भी किस्म के हवाले से ना कोई वर्क कर सकता है, ना किसी की मुलाजमत या कोई सरकारी इस हवाले से कर सकता है। तो ये जो नाली है, इसको मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारी इंतजामिया है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इसकी नाली है। उसके बावजूद आप देखें कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी किया अली अमीन गढ़ापुर साहब के खिलाफ कि ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में यानी इस तरह की वारदातें करके इलेक्शन को एक मशकूक बना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गढ़ापुर साहब 2 दिन बाग में रहे, फिर उसके बाद आपने देखा इमरान खान साहब के जलसे में भी वो मौजूद रहे, इवन के उनको 1 दिन पहले भी शो का नोटिस जारी किया। लेकिन उस पर अमल दरामद किसने करवाना है? यही हमारा जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है। अगर हमारा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ना ये वफाकी गवर्नमेंट हमारे इलेक्शन पर दागदार कर सकती है या कोई इस तरह से कोई हो सकता है। क्योंकि बेसिक चीज जो हमारी है, हमारा रूल को जो है तो फॉलो किसने करवाना है, वो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैं स्किप करता हूँ और आखिरी सवाल की जनाब मैं आप तीनों से पूछूंगा। ये फर्स्ट टाइम आज़ाद कश्मीर में ये हो रहा है कि इलेक्शन में इश्यूज़ की सियासत होती है कि लोग मसाइल के हवाले से बात करते हैं कि हमारे ये मसले हैं, और जो जमातें हैं या पार्टियां हैं वो अपना मंशूर रखती हैं और उसमें बताया जाता है कि हमारा जो कश्मीर के हवाले से सिंपली होता है कि तमीर और तरक्की का ये होगा और उसमें हम टूरिज़्म को एक्सप्लोर करेंगे, वसाइल ये होंगे, मसाइल ये होंगे, आज़ादी की जानब हम बढ़ेंगे। लेकिन ये इस दफ़ा ये हो रहा है कि ये इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, ये ज़ातियात पे और बरादरियों पे, और ये सियासत जो है वो इलेक्शन जो है वो पार्टियों से हटके जो है ना बरादरियों का इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और इश्यूज़ की सियासत कोई नहीं कर रहा है, बल्कि मंशूर की तरफ आ ही कोई नहीं रहा है। शख्सियात डिस्कस हो रही हैं और बरादरियाँ डिस्कस हो रही हैं और जनाब इस तरह की चीज़ें माहौल बन रहा है। तो इसके ऊपर मैं आप तीनों का कमेंट लूँगा कि ये लोगों को समझ नहीं आ रही, आम जो वोटर है वो परेशान है कि किसका क्या मंशूर है, कोई समझ नहीं आती है। सुबह एक बंदा जो है ना एक पार्टी में है, शाम को दूसरी पार्टी में चला जा रहा है, वोटर ही कंफ्यूज है। तो इस हवाले से आप तीनों जो है ना अपनी राय रख लें। सर पहले मैं अपना वर्जन दे दूं, मैं थोड़े एक जरूरी काम पड़ गया जी। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। असल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक गैर रवायती सियासतदान उसने एंट्री ली आज़ाद कश्मीर। इसलिए जो है तो सारा सियासी जो माफिया है, वो सारी सियासी माफिया जो जिसको आप एलीट कह सकते हैं, वो सारी क्लास इकट्ठी हो गई। उनको पता है कि एक गैर रवायती सियासतदान अगर ये कामयाब हो गया और वो काम कर जाएगा, फिर हमारी जो बारी है और हमारी जो फिर जो फ्यूडलिज्म है, यानी कि उनकी जो आप कह सकते हैं कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, वो सियासत उनकी खत्म हो जाएगी। पीटीआई इतना अल्लाह के फजल से काम कर जाएगी 5 सालों में कि गुज़श्ता जो 70 सालों में काम नहीं होगा, वो अल्लाह के फजल से 5 सालों में वो काम कर जाएगी। और दूसरा ये जो है एक बरादरी का मतलब वो फजा बनाने की कोशिश की जा रही है, बरादरी के पीछे छुपने की। जिनके पास कोई सियासी मंशूर नहीं होता, विजन नहीं होता, वो हमेशा बरादरी के पीछे छुपते हैं। हालांकि यही मुश्ताक नवाज साहब थे, यही बस्ती हल्का था, आप खुद उठा के देख लेंगे कि हम बरादरी की सियासत पे यकीन तो नहीं रखते, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों ने, बल्कि हमारे माशाल्लाह राजा फैमिली से सबसे ज्यादा उनको वोट पड़े और हमारी फैमिली से पड़े।
लेकिन अब वही लोग उठ के तो वो बरादरी की सियासत को हवा दे रहे हैं, वो सबको मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि फलाने के पीछे इकट्ठे हो जाओ, एक कैंडिडेट आ जाओ। आखिर उनको डर क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको डर क्या? आए मैदान में, आए मुकाबला करें, क्यों किसी की तरले मिन्नतें कर रहे हैं? जी, बात मुकम्मल हो गई आपकी मुबशर साहब? जी जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आखिरी सवाल है। सवाल बात ये है कि हमारे भाई मेरे ख्याल में जा ही रहे हैं कहीं पे, तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई इतना काम कर जाएगी जितना 70 सालों में नहीं किया। तो ये खान साहब जो है और पीटीआई पाकिस्तान के अंदर भी यही नारा लगा रही थी कि हम इतना काम कर जाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में कितना टाइम हो गया पाकिस्तान के, सॉरी, पीटीआई को पाकिस्तान के अंदर। तो अभी तक मेरी नज़र में ऐसा कोई प्रोजेक्ट कट्टे और बच्चों के अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया कि जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने लॉन्च किया हो। तो ये तो इनके खाली सियासी नारे ही हैं। इस नून लीग आई थी जब, तो वो ही नारे लगा रही थी। जो बिलखुसूस अगर पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है आप देखें, रोटी कपड़ा और मकान। और इस वक्त रोटी कपड़ा और मकान अगर सबसे ज्यादा अगर नापैद है कहीं पे, तो वो आपको पाकिस्तान का सूबा सिंध मिलेगा, जहाँ पे पानी की सहूलत नहीं है, जहाँ पे बुनियादी इंसानी ज़रूरियात नहीं है, और खुराक नहीं है, खुराक की किल्लत है, हॉस्पिटल नहीं है, तालीम का तो सिरे से वहाँ पे है ही नहीं। आप देहातों में चले जाएं तो वो सिर्फ सिंधी किसी को भी पूछें तो वो कहते हैं साईं भुट्टो जिंदा है। कोई भी उनको कोई चीज देगा तो वो कहता है साईं भुट्टो ने भेजी है। ठीक है, तो मंशूर के कश्मीर की बदकिस्मती ये है कि कश्मीर की बाशऊर अवाम है, लिटरेसी रेट हमारा अच्छा है। हमारा मसला ये है कि हम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे जो हमारे लोग हैं, कश्मीर के इलेक्शंस के दौरान उन लोगों को भी बरादरी का कीड़ा जाग जाता है। उनको भी जो है ना नक और पग और ये जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं, और वो जो आके आम जो अफराद होते हैं उनको बताते हैं कि देखें जी ये फलानी बरादरी का बंदा है। बिलखुसूस मैं अपने हल्के की बात करूं तो यहाँ पे नारमा मलदयाल जो इस टाइम जो अक्सरियत में है, उसके बाद खखा बरादरी है, उसके बाद मनास हैं, थकियाल हैं, ये बरादरियां आप कह सकते हैं कि अक्सरियत के अंदर हैं। तो यहाँ सुदन भी हैं। तो हमारा मसला ये है कि नारमा और मलदयाल को ऐसे बना के पेश किया जा रहा है। पिछले दिनों में आपने कर्नल जमीर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, मतलब कि उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, ये एक बड़े मनसब से पाकिस्तान के एक बड़े इदारे से ये रिटायर्ड हैं। मतलब वो ऐसे हमारी बरादरी को प्रेजेंट कर रहे थे जैसे कोई, जिस तरह ये मोदी को पेश कर रहे हैं कि मोदी उठ के आ गया या मोदी की बरादरी तो यहाँ पे आ गई है। नॉर्मल बरादरी बड़ी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड बरादरी है, वहाँ पे बड़े बाशऊर और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। तो इस तरह मुगल बरादरी भी है, दीगर बरादरियाँ भी हैं। हमें एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, हमें जो मुख्तलिफ बरादरियों को बैठा के एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि भाई इलेक्शन के दौरान तमाम बरादरियां मिल के बैठ के, तमाम जिस तरह आप बरतानिया के अंदर हैं या अमेरिका के अंदर जैसे होता है, जो इलेक्शन लड़ता है तो उसको बाकायदा मीडिया के सामने बिठाया जाता है, वो अपना प्रोग्राम आवाम के सामने पेश करता है, फिर आवाम उसे सवाल जवाब भी करती है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाग के अंदर भी ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए कि तमाम बरादरियों के लोग मौजूद हों, साफी मौजूद हूँ, और एक प्रोग्राम हो वहाँ पे तमाम लीडरान को बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि हाँ जी आप अपना प्रोग्राम रखें, माजी के आपका जो रिकॉर्ड है उसको सामने रखते हुए आप प्रोग्राम पेश करें कि आप मुस्तकबिल में क्या करेंगे। और जो लोग लीडर, जो सियासी लीडर जो माजी में डिलीवर नहीं कर सका, जिसका प्रोग्राम आपका मंशूर सही नहीं हो, तो मुत्तफिका तौर पे तमाम बरादरियां फैसला करें कि भाई हमने इसको रिजेक्ट करना है, चाहे वो मुगल फैमिली से है, चाहे वो नारमा फैमिली से है, चाहे वो खखा फैमिली से है, उसको हमने रिजेक्ट करना है। एक बात याद रखें कि जो भी बंदा बरादरी की बुनियाद पे सियासत करता है या बरादरी की बुनियाद के ऊपर जीतता है तो उसने कभी भी तरक्याती काम नहीं करवाने हैं। सरदार कमरुद्दीन साहब आज क्रेडिट लेते हैं, मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, वो आज क्रेडिट लेते हैं कि बाग के अंदर तरक्याती काम करवाए हैं, और शर्की में जाके वो बयान दे रहे हैं कि यहाँ का जो तीसरी पास है तो वो बस्ती हल्के के पीएचडी से बेहतर है। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल इसलिए ठीक कह रहे हैं कि जनाब मौसूफ जब वज़ीर तालीम बने थे तो उन्होंने मैट्रिक फेल जो है तो वो टीचर लगाए, और इस बात का एतराफ़ उन्होंने खुद किया था वुमेन यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में कि भाई मैंने मैट्रिक फेल भी लोग टीचर लगाए।
इदारे लेके आना बड़ी बात नहीं होती है, इदारों को लेके आना बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उनके अंदर मेरिट कायम करना और मेरिट की बुनियाद पे लोगों को लगाना ये बड़ी बात होती है। उनको मेरिट की बुनियाद पे चलाना ये बड़ी बात होती है। जब आप किसी भी इदारे के अंदर सियासी बुनियादों पे भर्तियां करेंगे और पार्टी बुनियादियों पर भर्ती करेंगे तो ये कल्चर यही डेवलप होगा। जाहिर है अगर कोई मुगल आएगा तो वो अपने मुगल की फैमिली के जो लोगों को उनको अकोमोडेट करेगा, जब कोई नारमा आएगा उसको अकोमोडेट करेगा। ये हमें बाग के अंदर बैठ के ये चीज बनानी चाहिए, तय करनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी आएगा, किसी भी बरादरी का सियासतदान आएगा, इदारों को आज़ाद करेगा, बाइख्तियार करेगा, और इदारों के अंदर जो लोग एडजस्ट होंगे वो बाइख्तियार होंगे, अहल लोग होंगे, तालीम याफ्ता लोग होंगे, बाशऊर लोग होंगे, वो बरादरी के ठेकेदार या खैर पेंच नहीं होंगे। उसके बाद हम जाके तरक्की करेंगे। अगर बरादरी की बुनियाद पे ही अगर हम इलेक्शन लड़ते रहे तो अगले 100 साल तक हम इन्हीं कबीलों की बिलाई बुनियादों पे हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे। और हमारे जो असल मसाइल हैं, मसला क्या है, एक बुनियादी मसला हमारा कि हमारे सियासतदान क्या करते हैं, उनकी एक बड़ी एक पॉलिसी है। पॉलिसी उनकी ये है कि किसी भी गांव या महल्ले के अंदर वो जब कहते हैं जी कि हम नौकरियां देंगे, बड़े बड़े दावे कर देते हैं, और इतने बड़े दावे कर देते हैं कि फिर उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो अक़वात अवाम की दायरा ज्यादा होती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो एक ही बरादरी के लोगों को आपस में लड़ा देते हैं, उनको नाराज कर देते हैं। कैसे करते हैं कि फर्ज किया एक महल्ले के अंदर 4 लोग हैं, बेरोजगार हैं, तो चारों लोग इंफरादी तौर पे उनसे जाके मिलते हैं कि भाई हमारे बच्चे को एडजस्ट करें। तो वो कहते हैं ठीक है जी मैं एडजस्ट कर दूंगा। दूसरी बार जाते हैं तो उनको कहते हैं जी मैं तो आपको एडजस्ट करना चाहता था, लेकिन आपके मोहल्ले का फलाना बंदा था तो उसने कहा जी कि इसको एडजस्ट किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मेरा बेटा एडजस्ट होना चाहिए। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि भाई ऐसी की तैसी उसकी, मेरा बंदा बच्चा एडजस्ट हो या ना हो उसका नहीं होना चाहिए, और तो दोनों एडजस्ट नहीं है, ठीक है, उसके वोट भी पक्के हो जाते हैं और वो दोनों की नाराजगियां भी हो जाती हैं और उनके बच्चे भी एडजस्ट नहीं होते। तो ये जो चीजें उनकी स्ट्रेटेजी है, इस चीज को समझने की जरूरत है, बाशऊर होने की जरूरत है। और मोहल्ले की बुनियादों पे मैं तो ये कहता हूँ कि हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हमें एक मोहल्ले की बरादरी क्या है, एक मोहल्ले के रहने वाले जो लोग हैं वो बरादरी है, चाहे नारमा मलयाल है, खटा है, राजपूत है, हम एक बरादरी हैं। हमारे मसाइल इकट्ठे हैं, हमारे जो उठना बैठना खुशी गमी सारी चीजें इकट्ठी हैं। हमें मोहल्ले की बुनियादों पे एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए मिलके कि भाई हमारे मोहल्ले ये बात लंबी हो जाएगी। ये आखिरी में मुख्तसर करता हूँ कि हमें मोहल्ले की बुनियाद पे एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि तमाम बरादरियों के मिलके हम एक कमेटी बना दें और मोहल्ले के मसाइल जो हैं उनको हम शॉर्ट लिस्ट कर दें। उसके बाद कोई भी लीडर आता है उसको मंशूर लेके हम अपने मोहल्ले के मसाइल पेश करें कि भाई ये हमारे मसाइल हैं, इनको हल करना है। और अगर 5 साल में वो हल नहीं करता है तो फिर हमें उसको इसमें देखें मुबशर भाई, फैसला करना चाहिए। मुबशर भाई अगर आप 2 मिनट टाइम दें, मुबशर भाई इसमें ये है कि बरादरीज़म का जो आप इसको कंक्लूड भी करें आखिरी तौर पे पूरे सारे इस प्रोग्राम को भी। और आखिरी सवाल जो इसका मैंने आपके सामने रखा है कि ये इलेक्शन जो है ना इश्यूज और मसाइल का इलेक्शन नहीं बना, बल्कि इसमें शख्सियात और बरादरियाँ और दूसरी चीज़ें फैक्टर्स जो है वो बन गई, और आम वोटर जो है उसको समझ ही नहीं आ रही है कि अब किस मंशूर पे लड़ें। पहले तो ये होता था कि आज़ादी के हवाले से बात होती थी, मसाइल के हवाले से बात होती थी, अब वो पाकिस्तान की सियासत धराई है कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं और कंक्लूड करें पूरे ओवरऑल आज के इस प्रोग्राम को। इसमें देखें एजाज भाई, मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में बरादरीज़म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और बरादरीज़म से हटकर इससे कबल माजी में आप नज़र दौड़ाएं तो बरादरीज़म से हटकर कोई भी मतलब हमारा कैंडिडेट मतलब असेंबली तक नहीं गया है। जो जब से मैंने होश संभाला है, मैंने 2-3 इलेक्शन देखे तो उसमें तो मैंने यही नोट किया है कि हर जगह पे बरादरीज़म का वो एक डंडोरा पीट के लोगों से वोट लिए जाते हैं। इवन ये कि अभी तो इस लेवल तक आ गया है कि गांव के लेवल तक, यानी आपके जो छोटे छोटे टब्बर है, टब्बरों तक ये सियासत महदूद कर दी गई है। और आपके टब्बर का कोई एक बड़ा आदमी अगर एक फैसला करता है कि भाई हम इसके साथ सपोर्ट करेंगे तो पूरा टब्बर उधर चला जाता है। तो ये जो बरादरीज़म का जो फैक्टर है ये इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता। ये उसी सूरत खत्म हो सकता है जब हम इन जो हमारे सियासतदान है जो माजी में जिनको हमने
कई बार आजमा के देख लिया है, और वो वही लोग बार बार आके हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, चाहे किसी को वो बरादरीज़म के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, चाहे किसी को किसी स्कीम के हवाले से, किसी न किसी हवाले से उसको बेवकूफ बना के वही पुरानी यानी 50 साल पुरानी सोच लेके बरादरीज़म की यानी तसब की और मुख्तलिफ शख्सियात की। बाज लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं सोशल मीडिया पे कि वो तो इस तरह कहते हैं कि भाई जिस तरह मैं सरदार कमर ज़मान साहब के हवाले से बात करता हूँ, उनके बाद जो ऐसे ऐसे जैले हैं वो फेसबुक पे तो इस लेवल तक जाते हैं कि भाई कमरिज्म यानी इस ऐसी भी एक बरादरीज़म ही फैक्टर नहीं है, बल्कि शख्सियत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चूंकि हम जो हमारी आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है, इनको ये सोचना चाहिए, इनको ये शऊर होना चाहिए कि जिन लोगों को हमने बार बार 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा असम्बली में भेज के उसके बावजूद हमारे मसाइल नहीं हल हो रहे, हमारी जो महरूमियाँ हैं उनका इजाला नहीं हो रहा, हमारे मसाइल जू के तू पड़े हुए, तो फिर बार बार हम उन्हीं लोगों को, चाहे वो हम बरादरीज़म के लेवल से आगे लेके जाते हैं, असम्बली तक लेके जाते हैं, या फिर हम किसी शख्सियत को सामने रख के भाई कि इसने ये काम अच्छा किया, इसने ये काम अच्छा किया है। जरूरी नहीं है जमहूरियत में, आपको पता है क्या करें साहब, उनके पास तो मुतबादल कोई नहीं है ना, क्या करें, किसको वोट दें? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कहता हूं आप अवाम पे ये सारी चीज डाल रहे हैं, तो अवाम के पास मुतबादल क्या है? देखना, अवाम के पास मुतबादल ये है कि अवाम इन लोगों के पास जाए ना, ये जिन लोगों को आप बार बार आजमा नहीं है। देखें, मैं मतलब इसमें हमारे आजाद कश्मीर की जितनी भी सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, आपने अगर एक जमात को एक दफा या 5 साल इलेक्शन में आपने चेक कर लिया कि इसका जो मंशूर था, इसने जो इलेक्शन कैंपेन में हमें एक मंशूर दिया था, इसका जो मैनिफेस्टो आया था, उस लेवल पर उसने काम नहीं किया, तो आप फिर बार बार उन्हीं लोगों के गुण गा रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि चंद एक लोग, पूरे आजाद कश्मीर की मैं ये मिसाल दे रहा हूं कि मुख्तलिफ पार्टियों में मुख्तलिफ अंदाज में ऐसे ऐसे सियासी ठेकेदार होते हैं जो हमेशा हर 5 साल के बाद नया चूरन लेके अवाम के पास जाते हैं कि भाई इस बार आपका ये काम नहीं हुआ, अगली बार आप वोट दें। और बाज जो हमारे जो MLA हैं या मिनिस्टर है, वो बाज जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, उनको तो अपने दौरे इक़्तिदार में वो इसलिए भी नहीं हल करते कि हम नेक्स्ट जो है इलेक्शन में लोगों को क्या मतलब हम बता के उनसे वोट लेंगे। अगर हमारे मसाइल हल हो जाए तो मैं दावे से कहता हूँ कि हमारे आजाद कश्मीर से बरादरीज़म का खात्मा हो सकता है, शख्सियत और थोड़ा सा कमेंट कर लें। दोनों शख्सियत, यानी प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया हमारा, तो आखिरी एक सवाल जो है लेके, तो इसको मुख्तसरन आप इसका जवाब दीजिएगा। मुबशर भाई आप हैं? जी जी। ये जो आप इस इलेक्शन में देख रहे हैं कि कौम प्रस्त जो है वो इस इलेक्शन को से बाइकआउट का कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये इलेक्शन फ्रॉड है और इसमें ये है वो है, उनके इस मौक़िफ़ को आप कैसे देख रहे हैं? और मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी लूं किसी दिन और उस पर उनका मौक़िफ़ भी हम अपने कौम के सामने रख सके। जी मुबशर भाई। उसमें देखें एजाज भाई के जो हमारी जितनी भी नेशनलिस्ट, हमारी जितनी भी तंजीमें हैं या जितनी भी आप कह सकते हैं कि हमारी पार्टियां हैं, जो आज़ाद कश्मीर या पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से उनके पास एक मंशूर है, मतलब कौमियत के हवाले से, कौम परस्ती के हवाले से, कश्मीर की एक शनाख्त और उसके हवाले से उनके पास एक बेहतर मंशूर है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर की हमारी कानून साज असम्बली है, या उन्होंने एक ऐसा बिल बनाया हुआ है कि जो हमारी कौम परस्त जमातें हैं, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारी जो कौम परस्त जमातें हैं, इनको जो है तो हमारी असम्बली लेवल तक लोगों को रसाई हासिल करके वहां पे इनको इस लेवल तक अप्रोच करनी चाहिए कि इनको किसी न किसी हवाले से आज़ाद कश्मीर की कानून असम्बली में एक बिल पास हो कि इन लोगों को भी, जाहिर बात है ये भी लोग भी यहीं के रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। दीगर जो हमारे नुमाइंदे, उनसे ज्यादा ये कश्मीर का दर्द और कश्मीर के मसाइल को बेहतर अंदाज में समझते हैं, और
हमारी आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में बाकायदा ये बिल पास होना चाहिए कि इन लोगों को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत है। हमारा प्रोग्राम असल में बहुत ज्यादा हो गया जी। मुबशर भाई बहुत मुख्तसरन आप इसको कंक्लूड करें। मुख्तसरन बात ये है कि कुछ कौम परस्त जमातें हैं जो कि इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं, उसमें JKLF के सगीर ग्रुप है जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। पहली बात तो मैं कौम परस्तों से ये कहूँगा कि मकबूल भट्ट साहब का सिपाही या उनके वारिस जो खुद को कहते हैं, मकबूल भट्ट साहब ने आज खुद जो है तो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया था। दूसरी बात, मैं इनकी बात से भी इत्फाक करूँगा कि आज़ाद कश्मीर के असम्बली के अंदर ये करारदाद जरूर पास होनी चाहिए कि जो शर्त रखी गई है कि जो इलाके पाकिस्तान की बात नहीं करेगा तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए कि अगर आप हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं कि आप कश्मीरियों को हक देंगे कि उनको आज़ादी होगी कि वो अपना किसके साथ जाना चाहेंगे, ठीक है, और कश्मीर की जब आप हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं तो आपको ये ऑप्शन रखना नहीं चाहिए कि भाई जो इलाके पाकिस्तान की बात करेगा हल्फन आप हमसे वादा करें तो उसके बाद आपको कानून साज असेंबली के अंदर आने की इजाज़त होगी। और दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनली हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इन दो ऑप्शंस के बजाय तीसरा ऑप्शन खुद मुख्तार कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने खुद बेनजीर भुट्टो के दौर में ख़त्म करवाया था, इस ऑप्शन को भी ओपन करना चाहिए ताकि हम कश्मीरियों के पास 3 ऑप्शन हों। और जो अगर कभी भी हमारे पास मौका मिले तो जो भी फैसला हो अक्सरियती राय से तो वो सॉलिड होगा। तो अगर आप 2 ऑप्शन रखेंगे तो फिर भी ये मुकम्मल तौर पे कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि खुद मुख्तार कश्मीर के जो नारा लगाने वाले लोग हैं, वो नजरिया रखने वाले लोग हैं, वो कहेंगे भाई हमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, ठीक है, तो लिहाजा अक्सरियत जो है तो हमारे साथ थी। तो इस तरह ये कोई पायदार हल नहीं होगा। इसलिए 3 ऑप्शन होने चाहिए। और कश्मीर की जो असम्बली है, जो इदारे हैं, मुक़र्रर इदारे हैं, उनको चाहिए कि जो हल्फनामा है, इकरारनामा है, इसको ख़त्म करके तमाम कश्मीरी क़यादत को, तमाम कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए जो उनका हक है। बहुत शुक्रिया जी मुबशर भाई जी। आप दोनों शख्सियात और जो भी मेहमान हमारे शरीक थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमारा जो मौजू था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है बाग के अंदर जो पावर शो था, आखिरी जो पावर शो था, उसके ऊपर हमारा तजिया था और ओवरऑल इलेक्शन की जो सिचुएशन जो है वो उसके नतीजे में क्या असरात इन पावर शो में क्या होगा, इनका बयानिया क्या है, कहाँ खामियां हैं, अवाम को क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपके लिए दिलचस्प होगा। और मैं मादरत ये करूँगा कि नेट की वजह से बाकी जमातों का मौक़िफ़ आपके सामने हम नहीं ला सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ आपके साथ शरीक गुफ्तगू होंगे और मुख्तलिफ मौजू पे हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। तालीमी महरूमियों से लेकर तालीम के आला मयार तक, घर की रवायात से लेकर सियाहत के बुलंद मकामात तक